नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मैसिव ले ऑफ किए गए हैं उससे एक सवाल भारत में उठता जा रहा है कि क्या एआई की वजह से इंडिया में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या ले ऑफ हो रहा है या एआई जो है उससे ज्यादा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज रिगार्डिंग टू स्किल डेफिशिएंसी यानी स्किल की कमी की वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट या ले ऑफ हो रहे हैं। तो इन दोनों ही चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या एआई इज द मेन रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और लैक ऑफ स्किल इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ मैसिव ले ऑफ्स हैपेंड रिसेंटली इन इंडिया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्यों ऐसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और क्या स्टेप्स अब प्राइवेट कंपनीज और भारत सरकार को लेने चाहिए, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट में मुझे मैसेज करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है। एआई इज द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या स्किल डेफिशिएंसी या लैक ऑफ स्किल इज द मेजर रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट से और वीडियो को आखिर में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। शुरू करते हैं, बात सबसे पहले करते हैं कि भारत में जो आईटी सेक्टर की इंपॉर्टेंस है उसको समझना जरूरी है। अभी जो ले ऑफ्स हुए उनमें आईटी सेक्टर के ले ऑफ्स भी काफी ज्यादा हुए हैं और जिसमें हम ये समझना चाहेंगे कि आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमेशा हम भारत के लिए कहते हैं इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी और उस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में आईटी सेक्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। वो यहां के डेटा से भी पता लगता है। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस जो है जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विस या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या आईटी कंसल्टिंग जो है ये हमारी ओवरऑल जीडीपी में 7.5 टू 8% का कंट्रीब्यूशन करती है। ये 2024-25 के एस्टीमेट्स हैं जिसमें अगर हम पूरी डिजिटल इकोनॉमी को इंक्लूड कर लें, फिनटेक, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल जीडीपी में 12 से 13% का है, जो कि 2026-27 तक लगभग 20% तक बढ़ सकता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो आईटी सेक्टर लगभग 54 लाख प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट देता है और इसके अलावा 1 से 1 टू 1.2 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड इनडायरेक्टली थ्रू सपोर्ट सर्विसेज दैट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, हाउसकीपिंग, रियल एस्टेट, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सेक्टर क्रिएट करता है। और ना सिर्फ ये, 36% ऑफ द आईटी 36% of the IT workforce includes female employment as well। तो आप ये समझिए कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैसिव है, बहुत बड़ा है। अगर एक्सपोर्ट की बात भी करें, जैसा कि मैंने बताया इंडिया इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी मोर, तो उसमें अगर हम बात करें तो $200 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से होता है, जो इंडिया के टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 55% है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर या जो सर्विस सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी की वास्तविकता में बैकबोन है। और इसी आईटी सेक्टर्स के डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पे हम हमेशा ये कहते हैं कि क्या बात है भारत, आप आईटी सेक्टर में सच में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका पूरी दुनिया में निभाते भी हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो मैसिव प्रॉब्लम यहां पर दो तरीके के डिस्कस करने वाली है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एआई या एआई ऑटोमेशन। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, उनका यह कहना है कि एआई या ऑटोमेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप को उस एआई ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग एनरिच कर लें, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर लें जो इस एआई टेक्नोलॉजी को चाहिए, तो फिर यही एआई जो है एक बून, एक वरदान भी साबित हो सकता है। क्योंकि जो एआई जिन जॉब्स को एब्सॉर्ब कर रहा है वो जनरली मीडियम टू लो पेड जॉब ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें कि आज के तारीख में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपको एआई इनेबल्ड स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि एआई भी ह्यूमन द्वारा ही क्रिएटेड है, ह्यूमन ने ही इसको क्रिएट किया है। तो आगे अगर जॉब्स भी क्रिएट होंगी इससे जुड़ती हुई, वो भी ह्यूमन ओरिएंटेड ही होंगी। तो अगर पहले एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि एआई जो है वो ऑटोमेशन जो है वो जनरली मीडियम या लो पेड जॉब्स जो है उनको ज्यादा किल करने की या उनको ज्यादा जल्दी खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो समझते हैं, कंपनी हायर्ड मेनी जूनियर एंड मिड लेवल इंजीनियर्स टू डू दीज रूटीनल रिपीटेटिव टास्क। कैसे टास्क? जैसे राइटिंग सिंपल कोड,
creating presentation, debugging, making Excel report, answering support tickets, AI tool. Now अब ये जो काम है जनरली ये जो जूनियर या मिड लेवल इंजीनियर्स हैं वो ये काम को परफॉर्म करते थे एक टाइम पहले तक, लेकिन एआई के आने के बाद से क्या हुआ, यही सारे काम बहुत तेजी से होने लगे, लो कॉस्ट पे होने लगे, और एआई जो टेक्नोलॉजी उसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती। इन सब चीजों की वजह से ये जो काम थे, जो मैंने बताया कि जूनियर और मिड लेवल स्केल के जो काम थे, इन कामों को एआई ने करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है वो इन जॉब्स में ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप एक दूसरा पहलू भी देखिए, एआई के आने के बाद से जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे एआई मॉडल ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं ये भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं। लेकिन डिफरेंस यहां कैसे आ रहा है दोस्तों? डिफरेंस यहां ये आ रहा है कि जो लोग यहां पे अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं इन इन चीजों में, और जिन लोगों को यहां पे एआई मॉडल ट्रेनर या प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को जो जॉब्स यहां पे क्रिएट हो रही है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। यानी कि जो एआई से जुड़ती हुई जॉब्स हैं उसकी स्किल और जो पुरानी चीजें हैं जिनको एआई रिप्लेस कर रहा है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन टाइम है, उसी चीज को लेकर यहां पर एक्चुअली में प्रॉब्लम है। तो जो एक्चुअल समस्या है वो यही है। समस्या क्या है कि जो ट्रांजिशन है वो उसका जो पेस है वो स्लो है। तो जितनी जल्दी हम इस ट्रांजिशन को फास्ट कर देंगे उतना जल्दी ही यहां पे एआई से अब जॉब्स भी क्रिएट होती हुई हमें दिखेंगी। अगर आगे हम बात करें स्किल मिसमैच, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन माने तो मुझे लगता है कि स्किल मिसमैच ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इन कंपैरिजन टू एआई। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। स्किल मिसमैच जनरली क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास स्किल नहीं है, भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना, क्योंकि स्किल्स की कमी है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जावा, .NET, ऑन प्रेमाइस, ERP, इन सब चीजों को जो टेक कंपनीज हैं वो अब शिफ्ट कर चुकी हैं दूसरी चीजों पे। यानी कि ये जितनी भी चीजें थी, जावा या .NET या ERP, जितनी भी ये सब चीजें थी, ये एआई की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। कंपनीज जो है वो खुद अपने आप को इनोवेट कर रही हैं, खुद अपने स्किल्स को एनरिच करने की कोशिश कर रही हैं और एक लेवल अपसाइड ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। तो कंपनीज अब चाहती हैं क्लाउड्स, माइक्रो सर्विस, एआई, डेवऑप्स, ये सब जो चीजें हैं इनके लिए दे नीड मोर एम्प्लॉयज, और इनमें जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स बहुत है। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है लैक ऑफ स्किल की। यानी कि जो ये क्लाउड, माइक्रो सर्विसेज, ये जितनी चीजें हैं इनके लिए जो अपस्किलिंग चाहिए वो अपस्किलिंग यहां पर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये अपडेटेड स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मिडिल लेवल या जूनियर लेवल जॉब्स हैं उनमें ये स्किल्स की कमी है। इसी के कारण अगर आप देखें कि जिन लोगों ने ये स्किल्स ले ली हैं या जिन लोगों ने इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर कर ली है, उनके पैकेजेस बहुत ज्यादा हैं और वो टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों में भी शामिल होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो यहां जरूरी है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यही है कि सबसे पहले हमें अपने यूथ को इन चीजों की तरफ स्किल्ड करना होगा। सो द IT firms need agile developers, cloud architects, AI consultants, not just Java coders और manual testers। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए जितने भी वर्ल्ड लेवल पे क्लाइंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनका काम फास्ट हो, लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट स्किल्स के साथ हो, और वो अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उनकी डिमांड यह है कि वी पे गुड अमाउंट बट आर सर्विस प्रोवाइडर शुड बी इक्विप्ड विथ लेटेस्ट टेक्निक्स एंड लेटेस्ट स्किल्स। फिर तीसरा एक और जो बहुत बड़ा रीजन है वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स डेवलप होना। देखिए अब तक क्या होता था, बहुत सारी जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज को भी। जैसे इंस्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडियन आईटी कंपनीज, नाउ एमएनसीज आर सेटिंग अप इन हाउस टीम्स इन इंडिया, जिसकी वजह से वो आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे। यानी पहले क्या होता था, गूगल है, अमेजॉन है, वो आउटसोर्सिंग करते थे बेसिक सर्विसेज के लिए, लेकिन अब उन्होंने इन हाउस सर्विसेज खुद के ही ऑफिसेज में, खुद के ही प्रीमाइसेस में स्टार्ट कर दी हैं, और यही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नाम बोला जा रहा है इसको। सो दीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हायर द सेम इंडियन इंजीनियर्स डायरेक्टली
ऑफन ऑफरिंग बेटर ब्रांडिंग, ओनरशिप एंड सैलरीज। अगर आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की बात करें तो 40% की ग्रोथ यहां पर हुई है, वहीं ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 5% है, जिसकी वजह से एमएनसीज अपने पैसे को बचा रही हैं और प्रॉपर कंट्रोल स्थापित कर पा रही हैं। अब आपका ये कहना होगा सर तो इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए और बढ़ भी रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट किन का बढ़ रहा है? जो उन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में फिट बैठते हैं, यानी कि जो गूगल अमेजॉन को जो लगता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है इसके पास लेटेस्ट स्किल है, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो उनको बहुत अच्छा पैकेज भी ऑफर कर रही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कहां हो रहा है? क्योंकि अब आउटसोर्सिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो जूनियर लेवल पे या जो मिड सेगमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उनको अब यहां पर जॉब नहीं मिल रही है, कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी उन्हीं को रखा जा रहा है जो स्किलफुल है, इस कारण ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए इसके क्या ब्रॉडर इंप्लीकेशन हो सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ब्रॉडर इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। फर्स्ट इज यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हर साल आप देखें तो भारत में लगभग 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, और अगर हम देखें तो ये ग्रेजुएट्स जो होते हैं ये जनरली आईटी सेक्टर को, या फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा एंगेज होना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जॉब प्रोफाइल उनको ज्यादा स्ट्रांग मिलता भी है, ऐसा इंजीनियर्स का मानना है। तो अगर हम देखें तो नाउ फ्रेशर हायरिंग इज स्लोइंग, सैलरीज आर स्टैग्नेंटिंग एंड जॉब सिक्योरिटी इज इरोडिंग। यानी कि तीन मेजर प्रॉब्लम हो रही है। एक तो फ्रेशर्स की हायरिंग स्लो हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर कंपनीज ये सोचती है कि इनको पूरा स्किल प्रोवाइड करेंगे, फिर इनको पूरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो दे वांट दैट इतने में हम रादर देन 50 नए फ्रेशर्स को रखेंगे, हम 5 एक्सपीरियंस लोगों को वो पैसा दे देते हैं। अब इसमें राय आपको दे, आप भी लिख सकते हैं कमेंट में, आपको क्या लगता है इसमें कंपनीज की थिंकिंग सही है या गलत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्सपीरियंस बंदा भी किसी समय पर फ्रेशर रहा जरूर होगा। फिर आगे बात करें, राइजिंग कॉस्ट इन इंडिया। एज इंडिया ग्रोज रिचर, wages and real estate cost rise that make Indian IT less competitive compared to cheaper location। देखिए, जैसे जैसे भारत में वेजेस इंक्रीज हो रही हैं, रियल एस्टेट की प्राइसेस आप देखें बेंगलुरु में, हैदराबाद में, या चेन्नई में, या इवन गुरुग्राम में, अगर आप देखें तो यहां पर रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। इस कारण बहुत सारी एमएनसीज जो हैं वो प्रेफर ऐसी लोकेशंस को कर रही हैं जहां पर उनके रियल एस्टेट प्राइसेस या रियल एस्टेट जो रेंट कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो, जिसकी वजह से भी एमएनसी कल्चर जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। तीसरा, रिपल इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। क्योंकि देखिए, ये वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल दोनों हम में से हमेशा कोई एक ही चीज इकोनॉमी में हो सकती है। अब क्योंकि अगर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे इनकम लेवल कम होगा, इनकम लेवल कम होगा तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। यानी कि जीडीपी का थोड़ा सा फॉल होना तय हो दिखता है ऐसी सिचुएशन में। इसी को हम विशियस साइकिल कहते हैं। तो इसका रिपल इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी आ सकता है, और इस रिपल इफेक्ट की वजह से भारत में इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। यानी कि एक जो टॉप नॉच इंजीनियर्स हैं जो कि टॉप मोस्ट लेवल पे, उनका पे बढ़ता जाएगा, और जो मिड स्केल या जूनियर लेवल इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट या ले ऑफ अगर बढ़े तो एक वाइड इनइक्वालिटी भी दोनों में बढ़ सकती है। और इसका इंपैक्ट ये भी आ सकता है कि इंडिया की जो आईटी डोमिनेंस है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स, आईटी डोमिनेंस जो हम जिसको कहते हैं, जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे हैं, उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट देखा जा सकता है। तो ये हो गए ब्रॉडर इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। अब अगर हम बात करें कि अब इंडियन फर्म्स को फिर करना क्या चाहिए, क्या ऐसा करें इंडियन फर्म्स जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट और ले ऑफ की प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सके और भारत में स्किल ओरिएंटेशन भी इंप्रूव हो। तो सबसे पहले है कि इंडिया को सर्विसेज देने की जगह अब प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। यानी कि इंडियन आईटी सेक्टर हैज हिस्टोरिकली मेड मनी बाय ऑफरिंग टू सर्विसेज टू फॉरेन क्लाइंट्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और बैकएंड सपोर्ट। लेकिन अब जो है ग्लोबल टेक वर्ल्ड वो मूव कर रहा है प्रोडक्ट्स पे, प्लेटफॉर्म पे, ऑटोमेशन टूल्स पे, जिसमें काफी कम लोग हैं। यानी अब तक भारत में जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज थी वो बैकएंड सर्विसेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे थे। लेकिन अगर आप देखें तो अब जो दुनिया भर में डिमांड है वो है प्रोडक्ट्स की, प्लेटफॉर्म की, ऑटोमेशन टूल की। जोहो का खुद का क्लाउड इंफ्रा उन्होंने क्रिएट किया है, प्लस कोड उन्होंने बनाया जिससे वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और एक प्रॉफिट वेंचर में स्थापित होते जा रहे हैं।
दूसरा, इन्वेस्ट इन प्लेटफॉर्म। इंडियन आईटी फर्म्स को अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स इस तरह से बनाने चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ऑटोमेशन और एचआर टेक पे काम करे। तीसरी चीज, डीप एआई इंटीग्रेशन। ट्रेन मिड लेवल टैलेंट, मतलब जो हमारा मिड लेवल या जूनियर लेवल टैलेंट है, उनको एआई टूल चेन्स के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ग्लोबल क्लाइंट को एआई सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए। इंटरनल एआई प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं, जैसे टीसीएस ने, इग्नियो और इन्फोसिस ने एनआईए प्रोडक्ट जो बनाए, उसी तरह से हम भी अपने खुद के इंटरनल एआई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर उसके अलावा रीस्ट्रक्चर वर्कफोर्स पिरामिड। मिडिल मैनेजर्स या जो हमारे लोअर जूनियर लेवल के जो लोग हैं, उन्हें हम प्रॉपर अपस्किल करें, हायरार्की को थोड़ा सा फ्लैटन कर सकते हैं, एआई लिटरेट यंग इंजीनियर्स बनाएं, और कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है जो बाकी चीजों में जाती है, उससे ज्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन पे जितना उसको लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या कदम उठाए गए हैं, यानी कि स्किल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाल फिलहाल में क्या रीसेंट स्टेप्स हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले, डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बात पता है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए फ्यूचर स्किल प्राइम जो है नैस्कॉम और मीटी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, जिसमें डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव है ये, जिसमें गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्री बैक्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें सर्टिफाइड कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका फोकस है एग्जिस्टिंग आईटी एम्प्लॉयज को रीस्किल करना और फ्रेशर्स में अपस्किलिंग डेवलप करना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आईटी फोर्स है उसको तो रीस्किल करिए और जो नए फ्रेशर्स हैं उनमें अपस्किलिंग प्रोवाइड करना। दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत पॉपुलर स्कीम है और इसी के पीएमकेवीवाई का जो 4.0 है वो फोकस कर रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग। ये आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और एमएल जो है वो मशीन लर्निंग है यहाँ पे। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, बिग डेटा, 3D प्रिंटिंग के अलावा पे फोकस कर रहा है, जिससे यूथ को टारगेट किया जा सके, ड्रॉप आउट जो है उनको टारगेट करें और लो इनकम सेगमेंट्स के जो लोग हैं उनमें भी स्किलिंग प्रोवाइड करके मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया जाए। तीसरी चीज, इंडिया एआई मिशन। ये इंडिया एआई मिशन 10,300 करोड़ का इनिशिएटिव है जो एआई इनोवेशन को प्रमोट करता है, एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और साथ में एआई एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग कंपोनेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में उनका डेवलपमेंट पे काम करता है। यानी कि ये एक इंडिया एआई मिशन एक और बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसपे गवर्नमेंट एआई सपोर्ट को एनरिच करना चाहता है, एआई स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहता है और आगे जाके भारत में एआई की जो भी चीजें हैं उन सब के लिए भारत को तैयार करना चाहता है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फ्रेंड्स, आप सब लोग हमारे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का ये क्यूआर है, आप इससे स्कैन करिए और इंस्टाग्राम से जुड़िए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और शॉर्ट्स आपको यहां पर मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर मुझे ये बताइए कि क्या और वीडियोस जिस तरह के आप पसंद करते हैं उनको हम जरूर यहां बनाएंगे जो हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। That's all from my side. Thank you so much. God bless you all. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.